ऐ ऊपर वाले, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो मुझे ऐसी बहू मिली। दिन चढ़ गया है लेकिन अभी ये महारानी सोकर ही नहीं उठी। अरे बादल, बादल बेटे, जा अब तू ही उसे जगा। अपनी माँ की बात सुनकर बादल कौवा अपनी पत्नी के पास जाता है। बिजली, उठ जाओ। देखो कितना समय हो गया है। माँ ने घर के सारे काम कर लिए हैं और तुम अभी तक सो रही हो। पति जी, मुझे सोने दो और माँ जी से कहो कि तुम भी सो जाओ। काम का क्या है, वो तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन इतनी प्यारी नींद मुझे दोबारा नहीं आएगी। तभी बिजली कौवे की सास वहाँ आती है। अरे ओ महारानी, ये तेरा मायका नहीं ससुराल है। अभी तो मेरे पंख और पैर चल रहे हैं। अगर मैं मर गई तो यहाँ तेरी माँ नहीं आने वाली काम करने के लिए। बिजली कौवी अपने घोंसले से उठ जाती है। थोड़ी देर बाद बादल कौवा अपनी पत्नी से कहता है। बिजली, मैं जा रहा हूँ जंगल काम पर। तुमसे इतना नहीं हो सकता कि मेरे लिए भोजन ही बना दो। पति जी, अभी तो सब्जी कटनी है और फिर पकानी भी है, और तो और आटा भी गूंदना पड़ेगा। कितना झंझट है। इससे अच्छा है कि आप जंगल में ही कुछ खा लेना। हाँ हाँ, मैं जंगल से भोजन खा लूंगा, लेकिन तुम ऐसे ही घोंसले में लेटी रहना। ए ऊपर वाले, मैं क्या करूँ ऐसी पत्नी का? इसका कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बादल कौवा घर से चला जाता है। बादल कौवे के जाते ही बिजली कौवी चुपके से रसोई में जाती है और बना हुआ भोजन खाकर अपने घोंसले में आकर फिर से लेट जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन बादल कौवा अपनी पत्नी से कहता है। बिजली, हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं। सभी पक्षियों के बच्चे हैं, हमारी कोई भी संतान नहीं। चलो आज बुलबुल डॉक्टर के पास चलते हैं। पति जी, तुम भी किस झंझट में पड़ना चाहते हो? पहले इलाज करवाओ और फिर अंडे की रक्षा करना, उसके बाद इतने सारे काम। ना बाबा ना, मैं नहीं कर सकती इतना काम। मैं तो सोचती हूँ कि एक बच्चा गोद ही ले लेते हैं। बिजली, अब तो हद हो गई। तुम इतनी आलसी कैसे हो सकती हो? तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। शाम को बिजली की सास अपने बेटे से कहती है। बेटे, तेरी पत्नी तो सारा दिन घोंसले में पड़ी रहती है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन मैं अपनी बेटी पिंकी के पास रह आऊं। जब मैं नहीं होंगी तो ये खुद ब खुद काम करेगी। ठीक है माँ, जैसा आपको अच्छा लगे। अगली सुबह बिजली की सास अपनी बेटी के घर चली जाती है। माँ जी तो चली गई, अब काम कौन करेगा? सुबह का नाश्ता, पति का भोजन और फिर झाड़ू पोछा सब। ए ऊपर वाले, मेरी इतनी बड़ी परीक्षा। अगले दिन बादल कौवा अपनी पत्नी से कहता है। बिजली, अब तो उठ जाओ, माँ भी चली गई। हाय हाय बादल जी, मैं क्या करूं? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। बिजली, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे सर में दर्द है? कोई बात नहीं, मैं जंगल से भोजन खा लूंगा। लेकिन हाँ, तुम अपने लिए भोजन जरूर बना लेना। बादल कौवा बिना खाए ही घर से चला जाता है। अरे वाह, अब तो मैं मजे करूंगी। अब तो वो बुढ़िया भी नहीं है काय काय करने के लिए। मुझे भी भूख लगी है, बनाने का झंझट मैं नहीं कर सकती। हाँ, एक काम करती हूँ, तोते के ढाबे से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। बिजली कौवी तोते को फोन करती है और खाना ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर में तोता बिजली कौवी को पार्सल दे जाता है। बिजली कौवी मजे मजे से वो सारा भोजन खाती है और फिर लेट जाती है। अब रोज ऐसे ही होने लगता है। बिजली कौवी रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर लेटी रहती। एक दिन बादल कौवा अपनी पत्नी से पूछता है। क्या बात है बिजली, मुझे घर में कोई भोजन दिखाई नहीं देता। आखिर तुम क्या खाती हो? पति जी, मैंने क्या खाना है, सूखे दाने ही खा लेती हूँ। माँ जी क्या कही, मुझे तो बीमारियों ने ही पकड़ लिया। लगता है पति जी, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। कौवा अपनी पत्नी की बातें सुनकर हैरान था। शाम को बादल कौवा ही अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए भोजन बनाया करता था। एक दिन बादल कौवा जंगल में बहुत परेशान बैठा था। तभी उसकी दोस्त चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ बादल भैया, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं चिड़िया, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती, सारा दिन ऐसे ही लेटी रहती है। बादल भैया, मेरी जानने वाली एक बुलबुल डॉक्टर है, आप अपनी पत्नी को वहीं ले जाएं।
हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जाता हूँ। बादल कौवा अपने घर की तरफ चला जाता है। जब वो घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि चीकू तोता भोजन का पार्सल बिजली कवि को दे रहा था। अच्छा, तो ये बात है, ये हर दिन भोजन तोते के होटल से खाती है, इसलिए घर में भोजन नहीं बनता। ये तो मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है। अब मैं भी इसे सबक सिखाता हूँ। बादल कौवा थोड़ी देर वहीं रुकता है और फिर घर में चला जाता है। तब तक बिजली कवि वो सारा भोजन खा चुकी थी। अपने पति को देखकर बिजली कवि चौंक जाती है। अरे पति जी, आप इस समय यहाँ? बिजली, तैयार हो जाओ, चलो हमें डॉक्टर के पास जाना है। अब तुम्हारा चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। देखो तो अपने आप को, कितनी कमजोर हो गई हो। नहीं नहीं पति जी, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। आप चिंता नहीं करिए, मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, हॉस्पिटल तो जाना ही होगा। बादल कौवा पहले ही चिड़िया से कहकर बुलबुल डॉक्टर को सब समझा चुका था। अपने पति की जिद के कारण बिजली को हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। बुलबुल डॉक्टर, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहती है, खाना पीना भी छोड़ दिया है। आप इसे बचा लीजिए, मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता। ठीक है कवि, आप चिंता नहीं करें, मैं अभी इसके सारे चेकअप करती हूँ। फिर बुलबुल डॉक्टर बिजली कवि के चेकअप करती है। कवि, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी पत्नी की एक किडनी खराब हो गई है। हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करके उसे निकालना होगा। अगर ऐसा ना किया तो इसकी जान को खतरा है। ये सुनकर बिजली कवि पूरी तरह से डर जाती है। चलो कवि बहन, जल्दी से ऑपरेशन करना होगा और तुम्हारी किडनी निकालनी होगी। नहीं नहीं पति जी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो घर चलो, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। बिजली, तुम डरो नहीं, एक छोटा सा तो ऑपरेशन है, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगी। चलिए कवि बहन, 1 मिनट की भी देरी आपकी जान ले सकती है। बादल जी देखो मेरी तरफ, क्या मैं तुम्हें भी मार लगती हूँ? बिजली, तुम सारा दिन तो घोंसले में लेटी रहती हो, और तुम्हारे सर में दर्द भी तो कितना होता है। ना कुछ खाती हो और ना कुछ पीती हो। बादल जी, मैंने सब झूठ बोला था, मुझे बहुत भूख लगती है। मैं तो ये सब काम ना करने के बहाने बनाती थी। मेरे सर में कोई भी दर्द नहीं है। ये तो मैंने काम से बचने के लिए सब नाटक किया था। चलो अब मुझे घर ले चलो। बिजली, मुझे पता है ये सब तुम झूठ बोल रही हो ताकि ऑपरेशन से बच जाओ। नहीं बादल जी, मुझे आपकी कसम, अपनी माँ की कसम, मुझे अपने मामा चाचा सबकी कसम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे माफ कर दो बादल। डॉक्टर जी, अब तो इसकी किडनी निकाल ही दो, तभी इसका आलस निकलेगा। पति जी, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगी, समय से पहले काम करूँगी, लेकिन मुझे यहाँ से ले चलो। ठीक है बिजली, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन पहले मुझे चिकन की बिरयानी खिलानी होगी। हाँ हाँ पति जी, चलिए मैं अभी बना कर देती हूँ। इस तरह बादल कौवा अपनी आलसी पत्नी की अकल ठिकाने लगाता है। कोमल चिड़िया बचपन से ही अभागी थी। जब वो छोटी थी तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने भी कोमल चिड़िया को खूब परेशान किया। ऐसे ही दुख सहते सहते वो बड़ी हो गई। एक दिन कोमल चिड़िया की शादी बंटी चिड़े से हो जाती है। चिड़िया की सास बहुत सख्त मिजाज की थी। वो कोमल चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। अरे ओ बहू, उठो, जल्दी से झाड़ू पोछा करके मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। सावित्री अपनी बहू से हमेशा काम ही करवाती रहती। अगर वो थोड़ी देर भी बैठती तो उसे किसी दूसरे काम में लगा देती। बहू, तुम्हारे साथ जिन जिन पक्षियों की शादी हुई है, अब तक तो उनके बेटे हो चुके हैं। मैं बता रही हूँ, मुझे भी बेटा ही चाहिए। कुछ ही दिनों बाद कोमल चिड़िया एक अंडे को जन्म देती है, जिसमें से एक प्यारी चिड़िया बेटी बाहर आती है। जब सावित्री चिड़िया की बेटी को देखती है तो बहुत गुस्से में आ जाती है। अरे ओ कलमोही, बोला था ना कि बेटा चाहिए, बेटी नहीं। बंटी चिड़ा चुपचाप खड़ा अपनी माँ की बातें सुन रहा था। वो अपनी माँ को एक बार भी नहीं समझाता। अगली बार कोमल चिड़िया फिर से एक अंडे को जन्म देती है।
सुन ले, अगर इस बार बेटा ना आया तो तेरी खैर नहीं होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उस अंडे से भी एक चिड़िया बेटी बाहर आती है। ये देखकर सावित्री आसमान सर पर उठा लेती है। ऐ ऊपर वाले, लगता है मुझे पोते का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। ये बहू तो बहुत मनहूस है। तू ऐसा कर मेरे बेटे, तू दूसरी शादी कर ले। माँ, इसमें कोमल की कोई गलती नहीं है। एक बार फिर से इंतजार करके देख लेते हैं। अब की बार तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया फिर से एक बेटी को जन्म देती है। निकल जा, मेरे घर से निकल जा और अपनी तीनों बेटियों को भी लेकर जा। अब मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकती। ऐसा कहते हुए सावित्री अपनी बहू और उसकी 3 बेटियों को घर से निकाल देती है। बंटी, तो चिंता नहीं कर, तेरी मैं शादी पारो चिड़िया से करवाऊंगी। वो बहुत सुंदर है। सावित्री अपने बेटे की शादी पारो चिड़िया से करवा देती है। बेचारी कोमल चिड़िया अब कहाँ जाती। वो अपनी 3 बेटियों को लेकर सामने वाले पेड़ पर एक तिनकों का घर बनाकर रहने लगती है। कोमल चिड़िया अब जंगल के पक्षियों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी थी। इसी तरह वो अपनी बेटियों का पेट पालती थी। कोमल चिड़िया के सामने ही बंटी चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था। सावित्री अपनी दूसरी बहू का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीनों बाद पारो चिड़िया के अंडे से एक बेटा पक्षी बाहर आता है। ये देखकर सावित्री तो बहुत खुश होती है। वो घर के बाहर जाती है और कोमल चिड़िया को सुनवाने लगती है। बहू हो तो ऐसी, बहुत भाग्यशाली बहू है मेरी। जरा देखो तो, आते ही पहले बेटे को जन्म दिया है और ये दूसरी कमबख्त बहू है कि घर से निकाल भी दिया फिर भी पीछा नहीं छोड़ती। अपनी काली छाया सुबह शाम हम पर डालती रहती है। कोमल चिड़िया जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। कोमल चिड़िया दिन रात पक्षियों के यहाँ काम करती थी, मगर उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे उनका परिवार पेट भरकर भोजन खा सके। मेरी बच्चियों, तुम्हें और भूख तो नहीं लगी? माँ, लगी है, थोड़ा सा तो भोजन था, पेट भी नहीं भरा। ये सुनकर कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। कभी कभी पारो चिड़िया भोजन ज्यादा बनाती थी और वो चुपके से अपने घर के बाहर भोजन रख दिया करती थी, जिससे कोमल की बेटियां वो भोजन उठाकर ले जाया करती थीं। एक दिन सावित्री उन तीनों बेटियों को भोजन उठाते हुए देख लेती है। अरे पापा, तुम अब तीनों यहाँ का भोजन खाओगी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ को क्यों घर से निकाला था मैंने? तुम्हारी वजह से, तुम तीनों बेटियों की वजह से। ये बात सुनकर मीना, मुन्नी और चुन्नी के तो होश उड़ जाते हैं। मीना अपनी बहनों से कहती है, अरे, मुझे तो लगा था इसमें मम्मा की गलती है, हमें क्यों निकाला गया। तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी वजह से मम्मा को निकाला गया है। मम्मा कितनी तकलीफें उठा रही है सिर्फ हमारी बेटी होने की वजह से। सावित्री वो भोजन उठाती है और सामने एक बिल्ली को डाल देती है। अपने सामने बिल्ली को भोजन खाता हुआ देखकर वो तीनों बच्चियां रोने लगती हैं। उसी समय एक सुंदर पक्षी वहां आती है। अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इन छोटी बच्चियों को भोजन नहीं खाने दिया। जो भोजन था वो तुमने बिल्ली को डाल दिया। क्या तुम्हें इन बच्चियों का दर्द नहीं है? तभी कोमल चिड़िया वहां आती है और वो ये सब देखकर रोने लगती है। तभी वो सुंदर पक्षी एक परी के रूप में बदल जाती है। परी सावित्री से कहती है, अभी तुरंत तुम कोमल चिड़िया के रूप में बन जाओ। अब तुम कोमल चिड़िया बनकर रहोगी। तभी एक जादू से सावित्री कोमल चिड़िया में बदल जाती है। फिर परी कोमल चिड़िया से कहती है, आज से तुम सावित्री के रूप में रहोगी। परी के ऐसा कहते ही कोमल चिड़िया सावित्री में बदल जाती है। कोमल चिड़िया सावित्री के रूप में उसके घर चली जाती है और सावित्री कोमल चिड़िया के रूप में जंगल के पक्षियों के घरों में काम करने चली जाती है। सावित्री ने कभी काम तो नहीं किया था, वो तो आराम से बड़े बड़े अपने घोंसले में ही भोजन खाती थी। इससे वो बहुत आलसी हो गई थी। तभी उस घर की मालकिन तोती आ जाती है
ढंग से काम नहीं करने आता क्या? आज कितनी देर हो गई, अभी तक तुमने बर्तन साफ नहीं किए, और हाँ, जो साफ किए हैं वो भी गंदे हैं। ऐसे सावित्री तोती की सारी बातें सुनती है और वहाँ से कव्वी के घर चली जाती है। वो बिजली कव्वी के घर बहुत फुर्ती से काम करती है, लेकिन अनाड़ी होने के कारण वो फर्श पर पड़ा हुआ पानी ठीक से साफ नहीं कर पाती। बिजली कव्वी जब वहाँ आती है तो वो पानी पर पाँव रखते ही नीचे गिर जाती है। हाय रे, मर गई मैं तो उठ भी नहीं पा रही। बिजली कव्वी उठती है और गुस्से में सावित्री से कहती है, कल तो तुमने कितना अच्छा काम किया था, आज क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चुड़ैल कहीं की, मेरी कमर तोड़ कर रख दी। निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। कल से अगर मुझे दिखाई दी तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। इसी तरह से जब सावित्री दूसरे पक्षियों के घर काम करने जाती है तो सभी पक्षी काम ठीक से ना करने के कारण सभी उसे घर से निकाल देते हैं। ए ऊपर वाले, ये मैं कैसी नर्क में आ गई। जब सावित्री चिड़िया के रूप में घर आती है तो उसकी बेटियां रोने लगती हैं। चुप कर जाओ, सुबह से सर में दर्द हो रहा है और ऊपर से तुम चिल्ला रही हो। चुप कर जाओ। लेकिन चिड़िया की बेटियां चुप नहीं होती। तितली को गुस्सा आता है और वो चिड़िया की तीनों बेटियों को मारने लगती है। सामने घर में जब कोमल चिड़िया, जो सावित्री के रूप में बनी बैठी थी, अपनी बच्चियों की आवाज सुनकर वहाँ आती है, वो अपनी बेटियों को वहाँ से लेकर अपनी सास के घर में आ जाती है। कोमल चिड़िया अपने पति और पारों से कहती है, आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी। माँ जी, मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ कि कोमल और उनकी तीनों बेटियों को यहाँ ले आइए, हम सब साथ में रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, लेकिन आपने ही मना किया हमेशा। सावित्री को सब पक्षी काम से निकाल देते हैं। अब तो वो भूख से तड़प रही थी। बहुत दुखी होकर वो एक कुएं में कूदने ही वाली थी कि तभी वो परी वहाँ आ जाती है। बस सावित्री, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम्हें भूख और गरीबी का एहसास भी हो गया है। जाओ, जादू आज से खत्म हुआ। ऐसा कहते ही सावित्री फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। उधर कोमल चिड़िया भी अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी सावित्री वहाँ आती है और चिड़िया से माफी मांगती है। कोमल बहू, अब हम सब मिलकर रहेंगे, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगी। घने जंगल में कोमल चिड़िया अपने 2 बेटे और 2 बहुओं के साथ रहती थी। फिर भी उसकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं थी। दीदी, आज तो मेरा दाल चावल खाने को मन कर रहा है। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? पिंकी, जाकर बनवा लो उस बुढ़िया से, आखिर वो बुढ़िया हमारे किस दिन काम आएगी। हाँ दीदी, ये मानना ही पड़ेगा, वैसे वो बुढ़िया भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाती है। ऐसा कहते हुए चिड़िया की छोटी बहू अपनी सास को आवाज देती है, अरे ओ बुढ़िया, जल्दी यहाँ आ। चिड़िया काम करते हुए वहाँ से अपनी छोटी बहू के पास आती है। क्या हुआ छोटी बहू, मैं पोछा लगा रही थी। क्या अभी तक घर का काम नहीं हुआ? बेटी, बस कर रही हूँ। हाँ हाँ, जल्दी से काम करो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और मुझे दाल चावल बना कर दो। ठीक है बहू, पहले मैं तुम्हारे लिए भोजन ही बना देती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और वो दाल चावल बनाती है। दाल चावल बनाकर वो अपनी बहुओं को देती है। बहुत स्वादिष्ट है, देखा ना कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती है ये बुढ़िया। हाँ पिंकी, भोजन तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। चिड़िया की दोनों बहुएं मजे से भोजन खाती हैं और उसके बाद अपनी सास से कहती हैं, सुनो माँ जी, हमने भोजन खा लिया है, तुम रसोई में जाकर सारे बर्तन धो दो, हो सकता है हमें आने में देर हो जाए। और हाँ, शाम का भोजन भी बना कर रखना। अपनी सास को काम का ऑर्डर देकर वो दोनों बहुएं वहाँ से चली जाती हैं। ए ऊपर वाले, मैं क्या करूँ, इस उम्र में भी मुझे काम करना पड़ रहा है। एक तो मेरे पंखों में बहुत दर्द है। फिर कोमल चिड़िया जैसे तैसे करके रसोई में सारे बर्तन धो देती है और उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाती है। शाम हो जाती है। चिड़िया के दोनों बेटे भी घर लौट आते हैं। अजी, आ गए आप? हाँ, भोजन लगा दो।
हमें बहुत भूख लगी है। तभी कोमल चिड़िया अपने बेटों के पास आती है। बेटे, आ गई तुम। आज का दिन कैसा रहा? क्या हम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे माँ? अगर सवाल जवाब हो गए हो तो हमारे लिए भोजन लगा दो। चिड़िया ये बातें सुनकर चुप हो जाती है। वो जानती थी कि इस घर में उसकी आंसुओं से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चिड़िया की बहुएं तो लड़ती ही थीं, साथ में उसके बेटे भी अपनी माँ से ठीक से बात नहीं करते थे। देख बुढ़िया, तुझे कितनी बार कहा है कि आते ही इनका मूड ना खराब किया करो। बड़ी बहू, मैं तो बस अपने बच्चों से बात कर रही थी। उसकी तुम चिंता मत करो, बात करने के लिए हम हैं ना। वाह बहू, तुमने ठीक बात की है। माँ बाप की जरूरत तो बस बचपन में ही होती है, जब तक बच्चों को नहाना खाना नहीं आता। जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपना काम खुद करने लगते हैं तो उन्हें अपने माता पिता की जरूरत नहीं होती। वो उन्हें लात मारकर भगा देते हैं। बस बच्चों, अब मैं और इस घर पे नहीं रह सकती। अब मेरी तुम सबको कोई जरूरत नहीं रही। मैं अभी इसी समय ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जाओ जाओ, कहाँ जाओगी? हम भी देखते हैं। यहाँ तुम्हें रहने के लिए छत और भोजन तो मिल रहा है ना। चाहे मुझे जहाँ भी भटकना पड़े, लेकिन तुम जैसी औलाद के पास नहीं आऊंगी। कोमल चिड़िया अपना सामान बांधती है और वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के दोनों बेटे और उसकी बहुएं चिड़िया को जाता हुआ देख रही थीं, लेकिन कोई भी चिड़िया को जाने से रोकता नहीं है। चिड़िया भूखी प्यासी जंगल में अकेली भटक रही थी। एक दिन उसे अपनी पुरानी सहेली बिजली कभी मिलती है। अरे कोमल, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? अपनी पुरानी सहेली को देखकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे सारी बात बता देती है। तुम चिंता नहीं करो चिड़िया, कहते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम चलो, तुम मेरे साथ चलो। बिजली कभी कोमल चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसे खाने के लिए भोजन देती है। बिजली बहन, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? कोमल बहन, कुछ सालों पहले मेरे बच्चों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। ये बच्चे ऐसा ही करते हैं, जब इन्हें माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती तो उन्हें लात मारकर निकाल देते हैं। लेकिन चिड़िया बहन, तब मेरे पास कुछ गहने थे जिन्हें बेचकर मैं अपना कारोबार करती हूँ। खुद कमाती हूँ और खुद खाती हूँ। मुझे अब किसी की चिंता नहीं है। तुम चिंता नहीं करो, अब हम दोनों सहेलियां मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। चिड़िया बहन, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। अब तुम मेरे साथ हो और मैं अपने मन की सारी बातें तुमसे कर सकूंगी। ऐसे वो दोनों सहेलियां बातें करते करते सो जाती हैं। अगली सुबह हो जाती है। पिछली मैं क्या कह रही थी कि मैं भी कोई तुम्हारे साथ काम शुरू करूं। ऐसे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और हम दोनों को सहारा भी मिल जाएगा। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। क्या तुम भी पकोड़े बनाकर बेचोगी? नहीं बिजली बहन, मुझे पकोड़े तो अच्छे नहीं बनाने आते, लेकिन हाँ, दाल चावल मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मुझे आज भी तुम्हारे दाल चावल का स्वाद अच्छे से याद है। तुम उन्हें बनाकर बहुत अच्छे से मुनाफा कमा सकोगी। ऐसे वो दोनों सहेलियां एक ही ठेले पर दाल चावल और पकोड़े बनाकर बेचने लगती हैं। समय गुजरने के साथ साथ उनका ठेला पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। जंगल के सभी पक्षी दूर दूर से उनके दाल चावल और पकोड़े खाने आते थे। जब ये बात चिड़िया के बच्चों को पता चलती है तो वो कहते हैं, बड़े भैया, माँ बहुत पैसे कमा रही हैं, हमें उन्हें वापस लेकर आ जाना चाहिए। हाँ छोटे, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसे हमें भी बहुत फायदा होगा। ऐसे लालच में चिड़िया के दोनों बेटे और उसकी बहुएं चिड़िया के पास पहुंच जाती हैं। माँ, हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। तुम चलो, हमारे साथ वापस घर चलो। देखा बिजली बहन, मैंने कहा था ना कि जब इन्हें पता चलेगा कि माँ इनकी पैसे कमाने लग गई है तो ये भागे भागे आएंगे। चली जाओ यहाँ से, अब मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। उन सबको अपना जवाब मिल जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब कोमल चिड़िया और बिजली का भी
दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।